चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं इस इतिहास को। ठीक है, तो इसका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बनाए हैं 58 क्वेश्चन। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं यदि आप ये 58 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से तो कोई क्वेश्चन अब नहीं बचने वाला है ना। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए। और हाँ, अब एग्जाम करीब आ गया है इसलिए वीडियो को कहीं पर छोड़िएगा मत और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी नंबर अच्छे से आ जाए। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो याद रखिए कि फ्रांस की जो क्रांति थी ना उसका जो प्रमुख कारण था वो निरंकुश शासन था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, है ना। तो जो वियना कांग्रेस के द्वारा जो स्थापना की गई थी ये की गई थी बुर्बो वंश का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लेकिन यहाँ पर बुर्बो वंश गलत लिखा गया है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। बुर्बो वंश आपका ऐसा हो जाएगा, बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला हमारा वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो वियना कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आपको पता है कि मेटरनिक थे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, है ना। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य ये था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक कौन था, क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये बात कहा था मेटरनिक ने कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला है हमारा, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे। तो आपको याद रखना है कि नेपोलियन जो कोड था उसमें टोटल 5 कोड थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है हमारा, रोमानीवाद क्या था। रोमानीवाद क्या था, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो रोमानीवाद जो था एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। नेक्स्ट हमारा आता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इटली और जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हमारा, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो मारी आन जो था वो हमारा फ्रांस का, इसका फारिया है ना, इसका फ्रांस का राष्ट्र प्रतीक था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ये जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है इसका जन्म पुनर्जागरण घटना से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आता है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, है ना। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। देखो यंग इटली पूछे या यंग यूरोप पूछे, दोनों के संस्थापक मेजनी थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है हमारा, नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है ना। तो इटलीकरण के है ना, इटली का जो एकीकरण था इसका मसीहा मेजनी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। किसने अपनी कूटनीति के बल पर
इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो वो थे काउंट काबूर। काउंट काबूर ने, है ना, इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। नेक्स्ट है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? है ना, तो हमने क्या बोला था, यंग यूरोप पूछे, यंग इटली पूछे, मेजनी हमारा उत्तर होगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? है ना, तो लाल कुर्ती का गठन गेरी, है ना, लाल कुर्ती का गठन गेरीबाल्डी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सॉरी, इसमें हमें लग रहा है मिस्टेक है कि लाल कुर्ती का गठन मेजनी नहीं होगा, ठीक है ना, मेजनी होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन आता है कि काबूर, है ना, काउंट काबूर पूछे या फिर काबूर कौन थे? है ना, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर किया था, पता है ना आप लोग को? तो ये जो हमारे काउंट काबूर थे, ये क्या थे? इटली के प्रधानमंत्री थे, इटली के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट हमारा, फ्रेट्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? है ना, फ्रेट्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। नेक्स्ट आता है हमारा, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो वो पेशे से नाविक थे। नेक्स्ट आता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? विलियम प्रथम प्रसा के शासक थे। नेक्स्ट है हमारा, जालवेरिन की संस्था किस राज्य ने, है ना, की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा, सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सीडान का, ठीक है ना, तो आंसर हमारा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा। सीडान होगा यहाँ पर, सॉरी, सीडान का युद्ध होगा किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क जो थे वो हीगेल से प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। तो देखो, जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध जो एक देश था, नाम था उसका ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? है ना, 33 नंबर क्वेश्चन है। तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान युद्ध के बाद, सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। नेक्स्ट है, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मेनिया जो था ना, जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। अगला है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये भी फेमस क्वेश्चन है जी। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जालवेरिन एक संस्था थी, है ना, तो जालवेरिन जो एक संस्था थी वो व्यापारियों की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी सही है। अगला है हमारे पास, सेडावो के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो जो सेडावो में युद्ध हुआ था उसमें पराजय ऑस्ट्रिया का हो गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सेडान नहीं है, सेडावो है। बिस्मार्क क्या थे, क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है कि हिगेल कौन था? तो हिगेल जो था ना वो एक दार्शनिक था, है ना, हिगेल क्या था? दार्शनिक था। नेक्स्ट है हमारा कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है ना, तो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए सही है। अगला है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा? 42 नंबर क्वेश्चन।
तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्सविग और हॉलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है ना। तो सेल्सविग और हॉलस्टीन का संबंध जो है वो जर्मनी के एकीकरण से है। नेक्स्ट हमारा आता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट हमारा आता है रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, है ना। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वो 1871 में हुई थी। सेडान का युद्ध कब हुआ था। तो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी का जो एकीकरण था इसका जो सबसे प्रमुख वास्तुकार मान के तो हम कह सकते हैं बिस्मार्क को, है ना। 48 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है हमारा 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें उत्तरदायी कौन था, तो वो बिस्मार्क था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की पराजित हो गया था। नेक्स्ट है 1829 ईस्वी में, है ना, 29 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो एड्रियानोपुल की जो संधि थी ना वो रूस के साथ हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप वासियों, है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूरोप सभ्यता का जो पालना है वो कहा जाता है यूनान को, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यूनान ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी में यहाँ फ्रेंच नहीं होगा या यूनान होगा, यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हंगरी की भाषा क्या है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो मेग्यार भाषा है यहाँ की। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट है हमारा 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी ईमानदारी से देखा होगा, बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, और इस वीडियो के देखने के बाद इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है शेयर अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।